एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति और अपने ससुर की हत्या करवा देती है और निर्दोष व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजवा देती है और अपने पति के घर में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। इसकी पूरी प्लानिंग सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए कितना शार्प दिमाग लगाया था। लेकिन कहते हैं ना, सातिर कितने भी सातिराना तरीका से कत्ल करे पुलिस पकड़ ही लेती है। लेकिन पुलिस भी पसीने छोड़ दिए थे कातिल तक पहुंचने में। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। कानपुर में एक ऐसो आराम कहें तो अमीर फैमिली है जिसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, राजा की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सब चीज है लेकिन घर में औलाद ना हो तो परिवार ही बेकार है। उस घर में पति पत्नी थे लेकिन उस परिवार में एक भी औलाद नहीं था। तो इंसान पहुंच जाता है अनाथालय और वहां से एक बच्चा गोद लेकर अपने घर लाता है। वो बच्चे का लालन पालन करता है, बड़ा हो जाता है बच्चा। उस बच्चा का नाम रखता है ऋषभ। बच्चे और उस पिता में इतना प्रेम था कि पिताजी कहीं चले जाते थे तो बच्चा खाना नहीं खाता था जब तक पिताजी ना आ जाएं। कहें तो बाप बेटे में अथाह प्रेम था। पिताजी उस बेटे की शादी तय कर देते हैं और बड़े ही धूमधाम से उस बेटे की शादी करते हैं। घर में बहू आ जाती है। ऋषभ भी खुश था इस शादी से, लेकिन ऋषभ की पत्नी नाराज हो जाती थी ऋषभ से, क्योंकि ऋषभ से कोई भी पैसा मांगता था तो ऋषभ दे देता था। लेकिन पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। पत्नी बोलती है ऋषभ से कि जो आपके घर के बगल में विश्वकर्मा है वो आपसे पैसे लिया है, लेकिन मांगती हूं तो देता ही नहीं है। आप क्यों नहीं उससे पैसे मांगते हैं? ऋषभ जाता है, विश्वकर्मा से पैसे मांगता है। विश्वकर्मा पैसे नहीं देता है, जिस कारण से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पत्नी अपने पति को लेकर थाने पहुंच जाती है और विश्वकर्मा के ऊपर एफआईआर कर देती है कि ये मेरे पति से पैसे लिया है और मांगने पे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। 2-3 दिन बाद ऋषभ पे जानलेवा हमला हो जाता है। ऋषभ बच जाता है लेकिन उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। पत्नी अपने पति को लेकर थाने पहुंच जाती है और विश्वकर्मा पे फिर एफआईआर कर देती है कि इसने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया है। ऊपर वाले के दुआ से मेरे पति बच गए, लेकिन इस दोषी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दीजिए। पुलिस जेल के सलाखों के पीछे विश्वकर्मा को भेज देती है। 2-4 महीना बीता ही नहीं तो फिर विश्वकर्मा उसके ससुर पे जानलेवा हमला करता है और ससुर की हत्या कर देता है। ससुर मर जाते हैं और पति पत्नी यानी कहें तो ऋषभ और उनकी पत्नी फिर पहुंच जाते हैं पुलिस थाने और बोलते हैं कि जब मैं घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि इसी के हमले से मेरा तबीयत खराब हुआ है, तो ये मेरे पिता को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस विश्वकर्मा को फिर जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। इधर ऋषभ का दवा चल ही रहा था, तब तक ऋषभ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। पत्नी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन पति दम तोड़ देता है। पत्नी रोने लगती है, बिलखने लगती है, क्योंकि उस घर में कोई नहीं था। रिश्तेदार आते हैं, उस पत्नी को समझाते हैं, क्रियाक्रम होता है, दाह संस्कार होता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऋषभ के घर में बस 2 ही लोग बचते हैं, ऋषभ की पत्नी और ऋषभ की मौसी। ऋषभ की मौसी एक रात्रि जगती है तो ऋषभ के रूम से अतरंगी आवाजें आ रही थी। ऋषभ की मौसी जब जाकर देखती है रूम के खिड़की से तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऋषभ की पत्नी निर्वस्त्र अवस्था में किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। मौसी कुछ नहीं बोलती है। सुबह होते ही पुलिस थाने पहुंच जाती है और ऋषभ के पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है कि ऋषभ और उसके पिता का हत्यारा कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही है। पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है फिर से और ऋषभ की पत्नी को हिरासत में लेकर
पूछताछ करने लगती है। ऋषभ की पत्नी बोलती है, दोषी को सजा नहीं दे सकते तो कम से कम निर्दोष को जीने का हक तो दे दीजिए। और ऋषभ की पत्नी रोने लगती है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिर इस केस में दोषी कौन है। पुलिस ऋषभ की पत्नी की मोबाइल का सीडीआर चेक करती है तो एक नंबर पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे आए दिन उस नंबर पे बात हुआ था। ऋषभ की पत्नी से पुलिस पूछते हैं कि आखिर ये किसका नंबर है, बताओ। तो ऋषभ की पत्नी बोलती है कि मेरे नंबर से मेरे पति भी बात करते थे, पता नहीं कहीं उनके किसी दोस्त का नंबर होगा। पुलिस बल प्रयोग करती है और सख्ती से पूछती है कि बताओ कि आखिर ये किसका नंबर है, क्योंकि ऋषभ के हत्या के बाद भी इस नंबर पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरी रात बात हुई है। ऋषभ की पत्नी डर कर बताती है कि ये नंबर राजू गुप्ता का है। पुलिस राजू गुप्ता को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है तो ऋषभ की पत्नी सब कुछ बताने लगती है। ऋषभ की पत्नी कहती है कि शादी के बाद भी हम राजू गुप्ता से मिलते थे किसी बहाने से और होटल में जाकर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, क्योंकि हम राजू गुप्ता से प्यार करते हैं और हम दोनों एक साथ जीना चाहते थे और हमारे बीच का रोड़ा था मेरे पति और मेरे ससुर। इसीलिए मैं सोची कि इन दोनों को रास्ते से हटा दूंगी तो इनके धन दौलत पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी अच्छे से बिताऊंगी। और ठीक ऐसे ही हुआ। अपने पति को मैं विश्वकर्मा के घर पैसे मांगने के लिए भेजी। जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो मैं हमला करवा दी अपने पति के ऊपर अपने बॉयफ्रेंड से और इल्जाम विश्वकर्मा पे लगाकर इसे जेल के सलाखों के पीछे भेजवा दी। लेकिन मेरे पति की जान बच गई। फिर मेरा टारगेट थे मेरे ससुर। अपने ससुर पे हमला करवाई और मेरे ससुर मौत की नींद सो गए, यानी कि उसके ससुर की हत्या हो गई। हत्या के जुर्म में ही विश्वकर्मा पे मैंने एफआईआर दर्ज करवाया और विश्वकर्मा को जेल के सलाखों के पीछे भेजवा दी। लेकिन पत्नी यहाँ पे दोषी थी और बार बार ऐसे अपने आप को निर्दोष साबित करती थी, क्योंकि जो भी कत्ल की ये पूरी प्लानिंग के साथ करती थी। पत्नी ये भी बताई कि जब मेरे पति हमला में बच गए तो इन्हें भी ठिकाने लगाने के लिए मैं एक मेडिसिन दुकान के मालिक से प्यार प्रसंग रचाई, उनसे नज़दीकियां बढ़ाई और उनसे ऐसी दवाइयां लेती थी और अपने पति को खिलाती थी, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ती गई और इनकी भी मौत हो गई। और पति के दाह संस्कार के बाद जब सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, उसके बाद मैं अपने यार को रात्रि में बुलाती थी और अपने ही घर में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। अब आप ही बताइए कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसे कितनी कठोर सजा देनी चाहिए। फिलहाल ऋषभ की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड जेल के सलाखों के पीछे है। अब आप बताइएगा यहाँ पे कि ऋषभ का परिवार किसके वजह से बर्बाद हो गया। यही है आज की कहानी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।